नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी कल से शुरू होने वाली देश की परीक्षा की, दिल्ली वासियों के लिए केजरीवाल के ऐलान की, जानेंगे अमित शाह की वर्चुअल रैली में क्या रहा खास और क्या बीजेपी येदियुरप्पा को करने वाली है निराश, और आखिर में बात मोदी राज में रफ्तार पकड़ती बेरोजगारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मौजूदा हालात के बीच बीजेपी ने राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के लिए बनाया नया प्लान। बिहार के बाद ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में करेगी वर्चुअल रैली। कल गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा में करेंगे जनसंवाद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में मनमुटाव। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश सरकार की बढ़ाई मुसीबत। कहा नीतीश जी जंगल राज के एक विकल्प के रूप में उभरे और विकास पुरुष के रूप में जाने गए, लेकिन मौजूदा हालात में रही है कुछ कमियां। केजरीवाल सरकार की तर्ज पर खट्टर सरकार। दिल्ली की तरह अब गुड़गांव में भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से जान सकेंगे अस्पताल में बेड की उपलब्धता। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच आरक्षित किए गए हैं बेड। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज। कहा जनता के बीच में जाने लायक नहीं है बीजेपी, इसलिए दूर से ही कर रही है डिजिटल रैली। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोनू सूद की प्रवासियों की मदद पर उठाए सवाल। कहा पूर्णबंदी के दौरान बड़ी चतुराई से सोनू को बनाया जा रहा है महात्मा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मौजूदा मुसीबत के बीच अनलॉक 1 के पहले चरण में कल से पूरे देश की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कल से धार्मिक स्थलों के साथ साथ मॉल, रेस्टोरेंट और होटल भी खुलने वाले हैं। हालांकि कई राज्यों में अभी भी पाबंदियां रहेंगी, लेकिन जिन राज्यों में ये छूट मिल रही है वहां लोगों की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। साथ ही लोगों को सरकारी नियमों का पालन भी करना होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। कल से देश के कई राज्य रियायतों में छूट का दायरा बढ़ा रहे हैं और रियायतों में बढ़ते छूट के इस दायरे के साथ देश के लोगों के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ रहा है। अगर लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो मुसीबत विकराल रूप धारण कर सकती है और इसके साथ ही देश में एक बार फिर पूर्णबंदी लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन अगर लोगों ने जिम्मेदारी निभाई तो कल से जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हो जाएगी। अगर छूट के दायरे की बात करें तो कल से धार्मिक स्थलों के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट और मॉल भी खुल रहे हैं और इन जगहों पर जाने के लिए सरकार ने खास नियम भी बनाए हैं। सभी लोगों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा, फेस मास्क लगाना होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। बात अगर मंदिरों की करें तो ना तो कलाकारों को जुटाकर भजन कीर्तन जैसे समारोह होंगे, ना ही मंदिर में आपको प्रसाद मिलेगा, ना ही आप मूर्तियों और पूज्य ग्रंथों को छू सकेंगे। मतलब मंदिर में केवल दूर से दर्शन कर पाएंगे। वहीं बात अगर होटल और रेस्टोरेंट की करें तो होटल में भोजन के लिए रूम सर्विस अपनाने की सलाह दी गई है। लोगों को बुफे से बचने के लिए कहा गया है। चेक इन और चेकआउट दोनों के ई वॉलेट से पेमेंट करने की सलाह दी गई है। होटल में सामान को कमरों में भेजने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने के बजाय होम डिलीवरी को तरजीह दी जाएगी। डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर पैकेट छोड़ देंगे, हैंडओवर नहीं करेंगे। होम डिलीवरी से पहले सभी कर्मचारी की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर ग्राहकों की संख्या ज्यादा होगी तो उन्हें वेटिंग एरिया में बिठाया जाएगा। इसी तरह शॉपिंग मॉल में भी दुकानों को भीड़ जुटने से रोकना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। मॉल्स के अंदर दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। उम्मीद तो यही करेंगे देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलेगा। साथ ही इस दौरान सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखेगा, तभी हम मौजूदा मुसीबत से निजात पा सकेंगे। तो चलिए अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, कल से अनलॉक 1 के मद्देनजर काफी कुछ बदलने वाला है। भले ही देश में स्वास्थ्य मुसीबत रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन सरकार अब भी रियायतों का दायरा बढ़ा रही है, या यूं कहें कि देश की जनता को उनके हाल पर छोड़ रही है। सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मीनाक्षी, जिस तरह से सरकार रियायतों के साथ अनलॉक की शुरुआत कर रही है उससे ऐसा लगता है कि हम भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ आत्मरक्षक बनने की भी सीख दी जा रही है। जब देश में डराने वाले स्वास्थ्य हालात नहीं थे तब हमने देखा कि खूब सख्त लॉकडाउन किया गया और अब जबकि खतरा पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है तो कई क्षेत्रों को खोला जा रहा है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है मीनाक्षी कि हम हिंदुस्तानी अपने कानून को तोड़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। जैसे मोटरसाइकिल चलाते
चलाते वक्त हेलमेट न पहनने में हम अपनी शान महसूस करते हैं, लाल बत्ती पर धड़ल्ले से हम निकल जाते हैं, ये सब हमारी फितरत है। कई जगहों पर तो अपनी ड्यूटी निभाते हुए गार्ड अगर आपसे जरा पूछताछ या टोकाटाकी कर लेते हैं तो अधिकतर लोग इसे ईगो पर ले लेते हैं। सत्ता के रसूख में अधिकारियों से अभद्रता करने के मामले भी आए दिन हम देखते रहते हैं। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दौरान ही कुछ राजनेताओं ने भीड़ जुटाने से परहेज नहीं किया। ऐसे में इस वक्त जब हम अनलॉक के प्रोसेस से गुजर रहे हैं तब फिजिकल डिस्टेंसिंग का कितना पालन किया जाएगा ये देखना होगा। मीनाक्षी, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों पर कितनी गंभीरता से नियमों का पालन होगा इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अमूमन इन जगहों पर लोग मनमाने तरीके से ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए सरकार को अभी सख्ती दिखानी चाहिए, लेकिन उसकी जगह वो रियायतें उस अंदाज में दे रही है जैसे बाजार में खास मौकों पर सेल लगाई जाती है। लेकिन इस सेल से देश को कितना नुकसान होगा यह भी देखना होगा, और देश का नुकसान न हो यह हम सबको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मौजूदा मुसीबत के बीच पूर्णबंदी के 4 चरण के बाद 5वें चरण की शुरुआत के साथ ही देश 1 जून से अनलॉक मोड की ओर बढ़ गया है। अब कल से धार्मिक स्थल भी खुल रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में सवाल है, पूर्णबंदी के पहले से बंद स्कूल कॉलेज आखिर कब खुलेंगे? स्कूल कॉलेज को खोलने को लेकर अब मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है। तो आखिर कब से खुल रहे हैं स्कूल कॉलेज, इस रिपोर्ट में देखिए। इतना तो तय है कि अब जब भी स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो माहौल पहले जैसा नजर नहीं आएगा। बच्चों के स्कूल जाने से लेकर उनकी ड्रेस और उनके क्लास में बैठने समेत हर चीज में बदलाव दिखेगा। बच्चों को भी खुद को नए माहौल में ढालना होगा, लेकिन ये सब तो तब होगा जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे। और स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, फिलहाल इस सवाल पर सरकारी घोषणा का इंतजार पूरा देश कर रहा है। मामले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर पत्र लिखा था, जिसकी जानकारी सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए दी। समय आ गया है मौजूदा मुसीबत के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए देश में स्कूलों की भूमिका नए सिरे से तय की जाए। स्कूलों को साहसिक भूमिका के लिए तैयार नहीं किया गया तो ये हमारी ऐतिहासिक भूल होगी। स्कूलों की भूमिका पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बच्चों को जिम्मेदार जीवन जीने के लिए तैयार करने की होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम तो सरकार को स्कूल कॉलेज खोलने के संबंध में चिट्ठी लिख रहे हैं। वहीं सरकार भी अब इस दिशा में सोच रही है। एक कार्यक्रम के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। साफ है, सरकार फिलहाल बच्चों को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। अब रमेश पोखरियाल निशंक अगस्त के बाद स्कूल कॉलेज खोलने की बात कह तो रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली सरकार स्कूल कॉलेज खोलने की तारीख की घोषणा कब करती है, इसका इंतजार सभी को रहेगा। अब सरकार ने अगस्त में स्कूल खोलने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन देखना होगा स्वास्थ्य मुसीबत अगस्त तक थमती है या नहीं। वहीं बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत को रोकने और दिल्ली वासियों की सुविधा के लिए एक ऐलान तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया है, जिससे बाकी राज्यों का बिफरना तय है। तो क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे स्वास्थ्य मुसीबत से जूझ रहे लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरकार नए नए फैसले ले रही है, जिसके चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। वहीं खराब होते हालात के बीच आज दिल्ली सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय डॉक्टरों की समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार के फैसलों की जानकारी दी। केजरीवाल ने बताया, अब दिल्ली में दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का इलाज होगा, जबकि दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। राजधानी में बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली कैबिनेट ने ये फैसला लिया। दिल्ली में कुछ निजी अस्पताल ऐसे हैं जो विशेष तरह की सर्जरी करते हैं। यहाँ देश भर से लोग आकर सर्जरी करवाते हैं। इन अस्पतालों में सभी का इलाज हो सकेगा। केजरीवाल ने बताया, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा के लिए हमने 5 वरिष्ठ डॉक्टरों की समिति बनाई थी। उनका भी यही सुझाव है कि जब तक मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत है, तब तक दिल्ली के अस्पतालों को दिल्ली वासियों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। समिति के अनुसार अगर दिल्ली के अस्पतालों को सभी के इलाज के लिए खोल दिया जाए तो 3 दिन में सारे बेड भर जाएंगे। इसके अलावा आज दिल्ली कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया, कल से दिल्ली में रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। इस दौरान केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। होटल और बैंक्वेट हॉल को भी अभी नहीं खोला जाएगा। आने वाले समय में होटल को अस्पतालों के साथ अटैच करना पड़े, इसलिए उन्हें नहीं खोला जाएगा। बुजुर्गों से
अपील है कि बाहर या घर के अंदर भी किसी से संपर्क में न आने की कोशिश करें। सोमवार से दिल्ली के बॉर्डर को सभी की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। अब दिल्ली को स्वास्थ्य मुसीबत से बचा रहे और मुसीबत से जूझ रहे लोगों की सहायता करने के लिए केजरीवाल सरकार ने अहम फैसले तो ले लिए, लेकिन दिल्ली सरकार के इन फैसलों पर अब विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है, ये भी देखना होगा। अब एक तरफ स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए केजरीवाल नए ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में भले ही स्वास्थ्य समस्या ने सब कुछ रोक दिया हो, लेकिन चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे सियासी दलों की तैयारी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हाँ, इतना बदलाव जरूर हुआ कि बड़े बड़े मैदानों में रैली और जनसभा करने की जगह अब इंटरनेट के जरिए जनता को साधने की कोशिश होने लगी है, जिसके चलते आज बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के मद्देनजर पहली वर्चुअल रैली की। देश में पूर्णबंदी के चौथे चरण के खत्म होने के बाद अनलॉक मोड की शुरुआत ने राजनीतिक दलों में भी नई जान डाल दी है। बिहार चुनाव के मद्देनजर अब सियासी दल भी अपनी रणनीतियों को अनलॉक करने में जुट गए हैं। जी हां, आज देश में छाई स्वास्थ्य परेशानी के बीच बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में चुनावी शंखनाद कर दिया है। आज अमित शाह ने अपनी पार्टी के लिए बिहार जनसंवाद को संबोधित किया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस वर्चुअल रैली का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की तैयारी है। हालांकि वो इस दौर में कांग्रेस को कोसना नहीं भूले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमित शाह ने कहा, आजादी के बाद जब कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी ने 1975 में लोकतंत्र कमजोर करने का प्रयास किया, तब बिहार की जनता ने ही जेपी आंदोलन से फिर से एक बार लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया। कांग्रेस के अलावा शाह ने आरजेडी को भी इस दौरान आड़े हाथों लिया। शाह ने रैली के विरोध में आरजेडी के थाली बजाने के कार्यक्रम पर तंज कसा और कहा, कुछ लोगों ने थाली बजाकर स्वागत किया, कुछ लोगों ने इसे चुनावी सभा कहा। उन्हें कहना चाहता हूं, ये चुनावी रैली नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर पीएम मोदी की अपील को उन्होंने माना। ये राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये रैली जनता को स्वास्थ्य मुसीबत के खिलाफ लड़ाई में जोड़ने और उनके हौसले बुलंद करने के लिए है। अब एक तरफ तो शाह इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी को घेर रहे थे, दूसरी तरफ अपनी पार्टी का जमकर बखान भी कर रहे थे। अमित शाह ने कहा, बीजेपी की सरकार गरीबों की सरकार है। बिहार की धरती ने पहली बार दुनिया को लोकतंत्र का अनुभव कराया, जहां महान मगध साम्राज्य की नींव डाली गई। इस भूमि ने हमेशा भारत का नेतृत्व किया है। बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। अब भले ही अमित शाह इसे चुनावी रैली कहने से इनकार कर रहे हो, लेकिन जो शब्द बाण उन्होंने विपक्ष पर चलाए हैं और जिस तरह से बीजेपी का बखान किया है, उसे सुनकर ये कहना तो मुश्किल है कि ये चुनावी रैली नहीं बल्कि लोगों का हौसला बढ़ाने की रैली थी। खैर, अब विपक्ष शाह के इस तंज पर क्या जवाब देता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अब बिहार में तो अमित शाह विपक्ष पर बरसकर बीजेपी के चुनावी राह आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सियासी राह तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मुश्किल नजर आ रही है। जी हां, कभी स्वास्थ्य मुसीबत तो कभी पार्टी नेताओं की बगावत उनकी बेचैनी बढ़ा रही है, और अब तो पार्टी के भीतर उनकी कार्यशैली को लेकर उठे मुखालफत के सुर के चलते बीजेपी आलाकमान येदियुरप्पा के विकल्प की तलाश में जुट गई है, जिसे लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। क्या येदियुरप्पा को सत्ता से दूर करेगी बीजेपी? क्या येदियुरप्पा से छिन जाएगी सीएम की कुर्सी? क्या बीजेपी को नहीं पसंद येदियुरप्पा का शासन? ये सवाल उस वक्त से बुलंद हो रहे हैं जब से बीजेपी ने सूबे में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के विकल्प को तलाशना शुरू किया है। आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा अगले महीने जुलाई में अपने चौथे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लेंगे। 78 साल के लिंगायत नेता येदियुरप्पा भले ही अभी प्रदेश में बीजेपी के निर्विरोध विकल्प बने हुए हैं, लेकिन अब बीजेपी ने प्रदेश में पार्टी के दूसरे बड़े कद्दावर और सर्वमान्य नेता की तलाश शुरू कर दी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, अब जरूरत है पार्टी येदियुरप्पा के राजनीतिक सूर्यास्त से पहले उनका उत्तराधिकारी ढूंढ ले। हालांकि उत्तराधिकारी भी लिंगायत समुदाय का हो, जिससे उसे तुरंत सभी की स्वीकृति मिल सके। वहीं पार्टी के भीतर भी येदियुरप्पा की कार्यशैली को लेकर असंतोष है। कई बार विधायक मुखालफत की आवाज बुलंद कर चुके हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये बात जानता है, लेकिन उसके पास विकल्पों का अभाव है। उसे लिंगायत समुदाय के उसके समर्थकों के बिखरने का डर है, जो प्रदेश में बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व ने साल 2023 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी की तलाश पर काम तेज कर दिया है। बताया गया है कि पार्टी कुछ नामों पर विचार भी कर रही है। सूत्रों ने बताया, लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार, वी सोमन्ना, बासवराज बोम्मई और मुरुगेश निरानी के नामों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इनके नामों पर सहमति नहीं बनी है। इस लिस्ट में 2 और नाम जुड़े हैं। इनमें से एक विजयपुरा के एमएलए बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल और दूसरे धारवाड़ वेस्ट के विधायक अरविंद बेलाड शामिल हैं। दोनों को लिंगायत समुदाय का सशक्त नेता माना जाता है। इसके अलावा येदियुरप्पा अपने छोटे भाई
BY विजेंद्र को आगे करने की कोशिश में हैं, लेकिन क्या उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में अब पार्टी आलाकमान विकल्प की तलाश तो कर रही है, लेकिन उसकी ये तलाश किस पर जाकर खत्म होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में रफ्तार पकड़ती बेरोजगारी की। देश में जब से स्वास्थ्य मुसीबत ने पैर पसारने शुरू किए, तब से सरकार ने पूर्णबंदी लागू करने का ऐलान कर दिया। सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्य हालात तो नहीं सुधरे, लेकिन आर्थिक हालत पहले से बदतर हो गई। कंपनियों ने नुकसान पूरा करने के लिए छटनी का रास्ता अपनाया और लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन ये बेरोजगारी अभी और बढ़ने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही लड़खड़ा रही थी, बेरोजगारी दर भी सरकार की परेशानी बढ़ा रही थी। लेकिन जब से स्वास्थ्य मुसीबत ने देश में दस्तक दी है, तब से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार ने हालात सुधारने के लिए भले ही राहत पैकेज का ऐलान किया हो, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि वो पैकेज नाकाफी साबित हो रहा है, जिसके चलते जल्द ही बेरोजगारी दर आसमान पर पहुंचने वाली है। जी हाँ, ये कहना देश के पूर्व चीफ जस्टिस स्टैटिस्टिशियन यानी सांख्यिकीविद प्रणब सेन का। सेन ने अनुमान जताया कि अगर सरकार ने इकोनॉमी के लिए और राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया, तो वित्त वर्ष 2020-21 में बेरोजगारी दर 8 से लेकर 8.5% तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन की वजह से इसका ठीक आकलन अभी मुश्किल है। इससे पहले राष्ट्रीय रोजगार और बेरोजगारी सर्वे में कहा गया था कि जुलाई 2018 से लेकर जून 2019 के बीच बेरोजगारी दर 5.8% गिरी है। ये 2017-18 की इस अवधि में 6.1% थी, जो 4 दशक की सबसे ज्यादा है। सेन ने कहा, बेरोजगारी दर कम करना सरकार के फैसले पर निर्भर है। इसे कम करने के लिए उसे बड़े पैमाने पर राहत देने की जरूरत है, वरना बेरोजगारी दर पहुंचकर 8 से 8.5% तक पहुंच सकती है। आपको बता दें, प्रणब सेन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पर बनी स्थायी कमेटी के चीफ हैं। ये कमेटी इंडस्ट्री, सर्विसेज और रोजगार के बारे में सर्वे के तरीके विकसित करने के लिए बनाई गई है। इस समय ग्रामीण इलाके में बेरोजगारी 2.2 से 2.3% के बीच है, जबकि शहरी इलाकों में 8 से 9% के बीच है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों से बेरोजगारी इसलिए कम है क्योंकि कृषि सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा है। अगर ग्रामीण इलाकों की ओर माइग्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ बेरोजगारी बढ़ सकती है। पिछले 2 महीने में शहरी इलाकों से ग्रामीण इलाकों में माइग्रेशन काफी बढ़ा है। इसे रिवर्स माइग्रेशन कहा जा रहा है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।